नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका। चैप्टर नंबर है 2, जॉर्ज पंचम की नाव। राइटर हैं कमलेश्वर जी। इस कहानी को पढ़ने का मकसद क्या है बच्चों? ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है इस कहानी के अंदर। यह हमारे देश से जुड़ी हुई है। ये उस समय की बात है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आती है। तो उस समय भारत में कैसी कैसी तैयारियां की जाती हैं और रानी के पहनने के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े देश के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, इसलिए उनका दर्जी भी परेशान रहता है। और भारत के राजनेता वगैरह क्या क्या करते हैं उनकी तैयारियों के लिए इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। हमारा चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाव। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये बात उस समय की है जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था कि रानी जहाँ भी जाती, जिस भी देश में जाती, जहाँ भी जाती, वहाँ उस जगह की पोशाक पहना करती थी। तो वो उनके दर्जी का और उनके जो सेक्रेटरी वगैरह थे उनका एक थोड़ा परेशानी का कारण भी था कि हर दौरे के लिए एक अच्छी पोशाक होनी चाहिए। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, मतलब जो समाज के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने यानी कटिंग हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, क्योंकि भारत के अकॉर्डिंग पहनेगी, हिंदुस्तान में आएगी तो हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग ही कपड़े डालेगी। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पे आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे हैं, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियाँ देखने में आई। उन सब के बारे में अखबार में लिखा हुआ मिला। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर भी अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ आ रही थी? हिंदुस्तान में। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। आज़ादी की जो बातें थी वो लोगों को, कुछ लोग जो देश के प्रति अपना बहुत कुछ रखते थे, उनको याद भी आ रही थी कि जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतना हुक्म चलाया, हमें इतना टॉर्चर किया, उन्हीं अंग्रेज़ों के लिए अब भारत के जो राजनेता वगैरह हैं अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पे उतरेगी तो उसके लिए कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, बेसाख्ता मुँह से निकल गया। बेसाख्ता होता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट यानी तस्वीर बदलने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई थी। सड़कों के रंग रोगाई पोताई सब कुछ चल पड़े थे। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई थी, सड़कों को साफ किया जा रहा था। इमारतों ने नाजनीनों की तरह ही श्रृंगार किया था। नाज ने कोमलांगी यानी सुंदरता की तरह श्रृंगार किया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि दिल्ली में एक मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज पंचम की, उस पर नाक नहीं थी, तो वो जरूरी थी लगानी, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी जो आ रही थी।
नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की एक बड़ी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे हुए थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पारित किए थे, चंदा भी जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग भी गए थे। बहस इस बात पे थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। हर राजनीतिक आंदोलन में ये बातें होती थी। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। ज़्यादातर लोग क्या थे, खामोश ही रहते थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों होती है मूर्ति, खंबा यानी मूर्ति के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता था। बहुत घमासान युद्ध होता था। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक भी चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाही यानी भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रहेगी। उस स्तर पर मशवरे हुए, बातें हुई, दिमाग खरोचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दे दिया गया और वो दिल्ली में फ़ौरन हाजिर हो गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्म कामों पे चेहरे देखे और अजीब परेशानी थी उन चेहरों पे। किसी के लटके हुए चेहरे थे, किसी के उदास थे, कुछ के बदहवास थे, यानी रौनक नहीं थी। उनके हालात लाचार देखकर कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक की आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, मतलब वहाँ की पुरातत्व विभाग जो होता है उसका छानबीन की गई कि ये आखिर मूर्ति कहाँ से लाई गई थी और कैसे बनाई गई थी, किसने बनाई थी, इसमें पत्थर कौन सा यूज़ हुआ था। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिए, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। मतलब सब फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइलें सब ख़त्म हो चुकी है। उनमें अब इस लाट के प्रति कोई भी बातें इसमें नहीं लिखी हुई है। तो ये आपका हाफ चैप्टर होता है, हाफ हम नेक्स्ट में करेंगे। धन्यवाद।